is the following statements describe the link between the statement of comprehensive income मतलब income statement and SOFP statement of financial position मतलब balance sheet in accounting equation. Okay. The first statement is profit in the statement of comprehensive income affects the SOFP by adding to the owners capital. कह रहे हैं कि इनकम स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट होता है वो एसओएफपी में ऑनर्स इक्विटी ऑनर्स कैपिटल के अंदर ऐड हो के बैलेंस शीट को अफेक्ट करता है. सो यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि बड़े जो आपका प्रॉफिट निकल के आता है इनकम स्टेटमेंट में वो जाता है बैलेंस शीट में आपकी ऑनर्स इक्विटी के अंदर. ऑनर्स इक्विटी में वो ऐड हो जाता है. लॉस होगा तो ऑनर्स इक्विटी कम होगी, प्रॉफिट होगा तो ऑनर्स इक्विटी बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगा. कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस का इस तरह से लिंक होता है. तो या फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. Second statement is drawings out of profit shall also affect the SOFP by reducing the owners capital. बेटा बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब ड्राइंग्स होती हैं तो ऑनर्स इक्विटी को रिड्यूस कर देती हैं, ठीक है ना, क्योंकि ड्राइंग्स इज कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ कैपिटल. सो व्हेन ड्राइंग्स हैपन, जब ड्राइंग्स होती हैं, जब ऑनर अपने बिजनेस में से ड्राइंग्स निकालता है, कैश या स्टॉक्स कुछ भी, तो जो ऑनर्स कैपिटल होता है, इक्विटी होती है, वो कम हो जाती है. और जो भी प्रॉफिट आया बिजनेस का, उसमें से जो कुछ भी ऑनर ने निकाला, विड्रॉ किया, उससे ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल रिड्यूस हो जाता है. तो या बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो ऑप्शन है द राइट आंसर. जो द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. सैलरीज पे करी कैश पे? नहीं भाई, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. इक्विपमेंट परचेज किया क्रेडिट पे? बिल्कुल, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. बेशक आपने क्रेडिट पर परचेज किया इक्विपमेंट, मगर आपने इक्विपमेंट परचेज किया है और इक्विपमेंट इज नॉन करंट एसेट, तो इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. इन्वेंट्री परचेज ऑन क्रेडिट? नहीं भाई, इन्वेंट्री परचेज करिए तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ. परचेज जो है हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ. इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ. सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. Current and non-current assets of Rana Enterprises as at 31st January 2022 are rupees 400,000 and non-current assets are 200,000. Liabilities है 250,000 की. अब हमसे पूछ रहे हैं कि इक्विटी कितनी की होगी. भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी हुई है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल. जितने भी एसेट्स उनमें से लाइबिलिटीज माइनस कर दो बेटा, कैपिटल आ जाएगा. करंट एसेट्स कितने हैं? 400,000. नॉन करंट एसेट्स 200,000. दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल एसेट्स आ गए आपके 600,000 के. इसमें से लाइबिलिटीज 250,000 की माइनस कर देंगे, तो आपके पास आंसर बचेगा 3.5 लाख. ये बन गई आपकी इक्विटी. इससे बेटा आंसर हुआ 3,50,000. ऑप्शन बी. Mukhtar earned profit of rupees 325,000 during first quarter of 22, but he withdrew the following. ओके, देखते हैं भी क्या क्या चीज़ें विड्रॉ करी हैं. कैश 2,20,000 रुपये का कैश विड्रॉ किया है, बट ही डिस्चार्ज बिजनेस लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 75,000 इस वेल. बेटा 220 का कैश इसने बिजनेस से निकाला, ठीक है ना, लेकिन उस 220 में से 75,000 स्पेंड कर दिए टू राइट ऑफ द बिजनेस लाइबिलिटीज. तो वो तो फिर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई ना. 220 में से 75,000 रुपये तो सिर्फ बिजनेस की लाइबिलिटी स्पेंड करने में लगा दिए, तो बाकी जो पैसे बचे वो असल में कहलाई जाएंगी ड्राइंग्स. 220 220 में से 75,000 स्पेंड कर दिए टू राइट ऑफ द सेटल द लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस. इसके बाद जो बचता है 145,000, वो कहलाई जाएंगी इसकी ड्राइंग्स, ठीक है. दूसरी ड्राइंग क्या है? गुड्स और रुपीज 100,000 ऑफ विच 40% गुड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है कि फ्री सैंपल एक्सपेंस हैज बीन इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है. 1 लाख के गुड्स भी विड्रॉ किए हैं, जिसमें से 40% गुड्स बांट दिए हैं सैंपल के तौर पे, फ्री सैंपल के तौर पे गुड्स बांट दी. बेटा ये जो अपना 40% के जो गुड्स बांटे हैं फ्री सैंपल के तौर पे, इसका एक्सपेंस ऑलरेडी डिडक्ट हुआ हुआ है. एक तो ये बिजनेस एक्सपेंस है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, इसका एक्सपेंस ऑलरेडी प्रॉफिट कैलकुलेशन में डिडक्ट हुआ हुआ है, तो हम
इस 60,000 इस 40,000 को किसी भी कैलकुलेशन में इनपुट नहीं करेंगे, बल्कि जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ गुड्स बचती हैं विड्रॉ के 60% वो कहलाई जाएंगी ड्राइंग्स। तो बेटा एक तो 145,000 की ये ड्राइंग हो गई कैश की, इसके अलावा 60% ऑफ गुड्स विड्रॉ, ये भी ड्राइंग्स का पार्ट बनेंगी। कितने हुए? 145 और 60, 145 और 60 कितने हो जाएंगे? 205,000, 2,05,000। टोटल ड्राइंग्स 2,05,000 की हुई हैं। और प्रॉफिट कितने का था? प्रॉफिट था कोई 325,000 का। तो जो नेट प्रॉफिट आया, या आई एम सॉरी, नेट प्रॉफिट तो नहीं कहना चाहिए, जो नेट एसेट्स में इंक्रीज आया है, यानी कि जो इक्विटी में इंक्रीज आया है, नेट एसेट्स में जो इंक्रीज आया है वो आया है 120,000 का। तो 120,000 का मतलब व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑन नेट एसेट्स ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर, ये इम्पैक्ट आया है कि नेट एसेट्स 120,000 से बढ़े हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विद रेफरेंस टू अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सबसे पहले तो यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन लिख देता हूँ। एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये मैंने आपके सामने इक्वेशन लिख दी है। आप देखते हैं इस इक्वेशन से मुतालिक कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, एसेट्स शुड बी इक्वल टू लाइबिलिटीज। नो भाई, एसेट्स अगर लाइबिलिटीज के इक्वल हो जाएंगे तो ड्राइंग्स तो इक्विटी कहाँ पे जाएगी, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसके अलावा एसेट्स शुड बी इक्वल टू इक्विटी, कह सकते हैं आइडियली कि एसेट जो है इक्विटी की इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि फिर लाइबिलिटी ज़ीरो हो जाएंगी। तो बिजनेस के लिए अच्छी बात है, मगर ये ज़रूरी नहीं है, और अकाउंटिंग इक्वेशन के लिहाज से ये फिट भी नहीं बैठ रही, बिकॉज अकाउंटिंग इक्वेशन ऑल्सो इंक्लूड्स लाइबिलिटीज। सी, assets should be equal to liabilities and equity. Yes, it is true. Option C is the right answer. Assets should be equal to liabilities and equity, यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी है, मैंने जो यहाँ पे लिखी हुई है। एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल निकालना है तो लाइबिलिटीज को एसेट्स की तरफ ले जाओ, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल आ जाएगा। डी में लिखा है एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज शुड बी इक्वल टू equity. No, assets minus liabilities should be equal to equity. So option C is the right answer. Following transaction affects accounting equation as increase in asset, decrease in other asset, and decrease in liability, and decrease in equity. Sorry, decrease in equity. Increase in one asset, decrease in other asset, and decrease in equity. ठीक है भाई, ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जो कि एक तरफ एसेट को बढ़ा भी रही हो, दूसरी तरफ से एसेट को कम भी कर रही हो, और साथ में इक्विटी को भी कम कर रही हो? ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है, देखते हैं। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज कैश रिसीव्ड और ₹25,000 अगेंस्ट डिस्पोजल ऑफ एसेट विद कैरिंग वैल्यू ऑफ ₹20,000। बेटा आप बात को ध्यान से सुनेंगे। एक एसेट पड़ा हुआ था आपके पास जिसकी वैल्यू थी ₹20,000, वो आपने ₹25,000 का बेचा। अब आप खुद अपने अंदाज से एक बात बताएं, 20,000 की एक चीज़ आपके पास पड़ी हुई है, बेशक वो आपका एसेट है, इन्वेंट्री नहीं है, वो आपका एसेट है, 20,000 का पड़ा हुआ है वो आपके पास, और आपने वो 25,000 का बेचा है। तो मुनाफे में बेचा ना आपने, मुनाफे में बेचा है। मुनाफा क्या होता है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट से इक्विटी कभी भी डिक्रीज नहीं होती बल्कि इंक्रीज होती है। और हमें तो यहाँ पे एक ऐसी ट्रांजेक्शन बतानी है जिससे इक्विटी डिक्रीज हुई हो। ये देख रहे हैं आप, डिक्रीज हुई हो। मैं यहाँ पे आपको बकायदा इसकी डबल एंट्री से जो ना वो भी करके दिखा देता हूँ, प्रूफ करके दिखा देता हूँ। कैश हमें रिसीव हुआ 25,000 का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैश डेबिट कर दिया 25,000 का। एसेट हमारे पास डिस्पोज हो गया 20,000 का, तो मैं यहाँ पे एसेट को क्रेडिट कर देता हूँ 20,000 से। इसके अलावा फिर आप देखें कि मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट। अब मैं प्रॉफिट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करूँ या क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करूँ? तो बेटा एक बात ध्यान से सुन लें उसूल की, कि जब भी प्रॉफिट आएगा तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, लॉस आएगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, बिकॉज लॉस इज आर एक्सपेंस
और वो फिर डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। प्रॉफिट प्रॉफिट हमारी नेट इनकम होती है, तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। और यहाँ पे भी आप देखें इक्वेशन में डेबिट साइड पर आ रहा है 25,000, क्रेडिट साइड पर आ रहा है 20,000। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें क्रेडिट साइड पे 5,000 लिखने पड़ेंगे। दोनों को बैलेंस कर दिया हमने, एंट्री बन गई 25-25 से। डेबिट 25, क्रेडिट 25, प्रॉफिट आ गया यहाँ पे 5,000 से। अब प्रॉफिट, तो बेटा प्रॉफिट तो इंक्रीज करते हैं ना इक्विटी को, हमें तो यहाँ पे डिक्रीज चाहिए, तो ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कैश हमें रिसीव हुआ 25,000 का, ठीक है ना। उसके बदले में हमने एक एसेट डिस्पोज किया जिसकी वैल्यू थी 30,000 रुपये। अब यहाँ पे आप मुझे एक बात बताएं कि एसेट जिसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 30,000 रुपये, वो आपने सिर्फ 25,000 में दे दिया, तो ये तो लॉस किया ना आपने। और लॉस से क्या होता है, इक्विटी डिक्रीज होती है। मैं यहाँ पे आपको इक्वेशन इक्वेशन कह रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे एंट्री से भी प्रूफ करके दिखा देता हूँ। कैश में डेबिट कर रहा हूँ 25,000 से, एसेट में क्रेडिट कर रहा हूँ 30,000 से, और यहाँ पर डेबिट साइड पे 25,000 है, क्रेडिट साइड पे 30,000 है, दोनों साइड इम्बैलेंस है। मैं यहाँ पे डेबिट साइड पे 5,000 रुपये ऐड कर रहा हूँ मजीद। अब यहाँ पे डेबिट भी 30,000 का आ गया, क्रेडिट भी 30,000 का आ गया, और ये जो 5,000 रुपये मैंने डेबिट पे लिखे हैं ये होंगे लॉस के, क्योंकि बेटा प्रॉफिट अगर होता तो ये क्रेडिट पे होता। लॉस है, इसका मतलब डेबिट पर है, इसका मतलब है कि ये लॉस में है। और लॉस से क्या होता है, लॉस से हमारी इक्विटी डिक्रीज होती है, क्योंकि लॉस जो होता है ना वो हमारी रिटेन अर्निंग्स को, आप ये आगे की स्टडीज में ये बात पढ़ेंगे कि लॉस हमारी रिटेन अर्निंग्स को, जो कि हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, इज्तमाही प्रॉफिट्स जो हमारे होते हैं, उनको कम करता है, ठीक है ना। रिटेन अर्निंग्स, इज्तमाही प्रॉफिट्स को लॉस कम करता है। और रिटेन अर्निंग्स किसका पार्ट होता है, रिटेन अर्निंग्स पार्ट होते हैं इक्विटी का, कैपिटल का। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Best describes the SOFP balance sheet. Okay. Option A. It includes all cash inflows and outflows during the year. नहीं बेटा, the statement which includes all cash inflows and outflows is statement of cash flow, not SOFP, not balance sheet. Okay. Option B includes all assets, liabilities and equity. SOFP includes all assets and liabilities and equity. Yes, it is true. SOFP क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स, liabilities and equity. So yeah, option B is the correct answer. ऑप्शन सी में लिखा है इंक्लूड्स ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, भाई इक्विटी किधर गई। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस, भाई इनकम एंड एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्लूड होते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होते हैं, एसएफपी का तो पार्ट ही नहीं होते। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, which of the following statement is correct? Revenue minus cost of sales is net profit. No, revenue minus cost of sales is gross profit. नेट प्रॉफिट तो तब आता है जब अदर एक्सपेंसेस एंड में जनरल सेल्स मार्केटिंग जैसे एक्सपेंसेस भी माइनस करते हैं, तब आता है नेट प्रॉफिट। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स एड अदर इनकम इज नेट प्रॉफिट। नो भाई, अदर एक्सपेंसेस कहाँ गए, वो भी तो लेस करवाना, तब जाके नेट प्रॉफिट आएगा ना आपका। रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज ग्रॉस प्रॉफिट। नो, रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिया भाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स कब माइनस करोगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि रेवेन्यू माइनस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट, नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो इट इज नॉट, इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज ग्रॉस प्रॉफिट। यस, इनकम स्टेटमेंट ऐसे बनती है, पहले रेवेन्यू में से ग्रॉस प्रॉफिट, पहले रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस होता है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं और which of the following is not an example of non-current asset? Furniture is an example of non-current asset. Office building is also non-current asset. Patents are also non-current assets. Patents are intangible asset. Okay. Computer for resale purposes. Yes, computer for resale purposes is not non current asset, इट इज द करंट एसेट, क्योंकि ये रीसेल पर्पस के लिए आपकी इन्वेंट्री हुई।
So option C is the right answer. Which of the following is not included in definition of liability in accordance with conceptual framework? बेटा पहले तो सबसे पहले तो liability की definition क्या होती है समझ लेते हैं. A liability is a present obligation of the entity to transfer an economic resource as a result of past events. मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ. Liability is a present obligation of an entity to transfer economic resources in a result of past event. बेटा ये है लाइबिलिटी की डेफिनेशन. अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि लाइबिलिटी की डेफिनेशन में कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं है. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी, भाई बिल्कुल ये तो इंक्लूड है. प्रेजेंट लाइबिलिटी इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटिटी. इसके बाद लिखा है फ्यूचर ऑब्लिगेशन. नहीं भाई, liability is a present obligation, not future obligation. C, as a result of past event. Yes, as a result of past event. The settlement of which is expected to result in an outflow of resources allowance. Expected outflow of resources. बेटा ऑप्शन ए, सी और डी तीनों लाइबिलिटी की डेफिनेशन का पार्ट है. ऑप्शन बी इज नॉट पार्ट ऑफ लाइबिलिटीज डेफिनेशन. फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ये कहती है डेफिनेशन. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. और बेटा इसी के साथ अब आपके इस चैप्टर के पूरे 50 एमसीक्यूज पूरे होते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी on the MCQ on MCQs of second chapter which is books of prime entry. Okay, आज तक के लिए बस इतना ही. और बाकी अगली वीडियो में मुलाकात होती है आप लोगों से. ठीक है ना. जब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करें. और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो इन चैप्टर से रिलेटेड, आप बेझिझक मुझसे रब्ता कर सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.